गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को सावन इंस्टीट्यूट गोविंदगढ़ की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अपन लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में हमने संख्याओं का क्लासिफिकेशन करना सीखा था। क्या सीखा था? संख्याओं का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। टॉपिक हमने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम, जिसकी एक क्लास हो चुकी है और उसमें हम पढ़ रहे थे संख्याओं का क्लासिफिकेशन। जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी उनको पहली क्लास जरूर देखें, क्योंकि शुरुआत से ही हमने संख्याएं बताई हैं कि संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है, और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। पहले पहली क्लास देखें, उसके बाद इस क्लास पे चलना है। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे कि संख्याओं की जो शुरुआत होती है वो होती है सम्मिश्र संख्याओं से, जिन्हें कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले संख्याएं कौन सी आती है? सम्मिश्र संख्याएं। उनको हमने दो भागों में बांटा था। कौन कौन सी? वास्तविक संख्या, रियल नंबर, और काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। फिर हमने जो काल्पनिक संख्याएं थी उनके बारे में थोड़ी डिटेल ली थी कि काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं। तो हमने बताया था काल्पनिक संख्याओं में ये आयोटा लगा मिलता है, जिसका मान होता है अंडर रूट में -1। और यदि हम आयोटा स्क्वायर का मान बात करें तो उसका मान होता है -1। वो संख्या कौन सी होती है? काल्पनिक। फिर हमने किया वास्तविक संख्याओं का क्लासिफिकेशन, और जो वास्तविक संख्याओं का हमने क्लासिफिकेशन किया था वो दो भागों में किया था। पहली संख्या कौन सी पढ़ी थी हमने? दशमलव संख्याएं। और दूसरी कौन सी थी? पूर्णांक संख्याएं। तो ये कौन सी संख्याओं का क्लासिफिकेशन था दोस्तों? वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा था, दशमलव और पूर्णांक। तो हम कौन सा पढ़ रहे थे? दशमलव। फिर हमने क्या किया? दशमलव को भी दो भागों में बांट दिया। दशमलव को दो भाग कौन कौन से में किया? पहला भाग कर दिया हमने परिमेय संख्याएं, और दूसरा भाग कौन सा था? अपरिमेय संख्याएं। तो दशमलव को दो भागों में बांट दिया, परिमेय और अपरिमेय। फिर हमने बताया था कि भाई परिमेय संख्याओं के बारे में कुछ डिटेल दी थी। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है? परिमेय संख्याओं की पहचान क्या है? ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q रूप में लिख सके, ऐसी संख्याएं जो पॉइंट के बाद रिपीट हो, जिनके रिपीटेशन हो। अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं? जिनको p/q रूप में नहीं लिख सकते हो। और दूसरा क्या बताया था? जो कि नॉन रिपीटिंग हो, जो क्या नहीं हो? दशमलव के बाद रिपीट नहीं हो। यहाँ तक दोस्तों हम पढ़ चुके थे किसके बारे में? दशमलव संख्याओं को दो भागों में बांटकर, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो दोस्तों, परिमेय संख्याओं की दो पहचान हमको ध्यान रखनी है। पहली कौन सी है कि पॉइंट के बाद अंकों की क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी, और उन्हें किस रूप में लिख सकते हैं? p/q रूप में लिख सकते हैं। दोस्तों, आगे की क्लास में हम परिमेय संख्याओं के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं कि भाई परिमेय संख्याएं होती क्या क्या है, परिमेय संख्याओं को किस रूप में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्याएं, जिन्हें कहते हैं रैशनल नंबर। तो कौन सी पढ़नी है हमको? परिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले परिमेय संख्याएं कौन सी हैं कि जिन्हें हम पहले तो ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद क्या होगी? अंकों की पुनरावृत्ति हो। दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो। और दूसरा पॉइंट क्या है इसका कि इन्हें हम किस रूप में लिख सकते हैं? p/q रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्याओं की दो पहचान हमको याद रह जाएंगी। पहली कौन सी है कि दशमलव के बाद अंकों की क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी। और दूसरी कौन सी है? इन्हें किस रूप में लिख सकते हैं? p/q रूप में लिख सकते हैं। दोस्तों, अब एक बात बताइए कि अगर मैं ये कहूं कि भाई मैंने लिखा ये 2, ये लिखा 5, ये लिखा 9, ये लिखा 27, ये सब क्या संख्या है? ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इनके बटे में हम क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं। इनके बटे में क्या मान सकते हैं? 1। तो हम कह सकते हैं जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं, जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो सभी की सभी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या कह सकते हैं? जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं सब क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। अब दोस्तों, परिमेय संख्याओं की दो पहचान, p/q रूप में लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद क्या हो? अंकों की पुनरावृत्ति हो। अब मैं बताता हूं, बताइए 6/7 क्या संख्या है? परिमेय संख्या। 8 क्या संख्या है? परिमेय संख्या। क्यों बटे में क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं। 2.3 क्या संख्या है? परिमेय संख्या। क्यों? बाद में किसकी पुनरावृत्ति हो रही है? 0। कितनी 0 लगा लो, हो रही है नहीं हो रही? ठीक है, एक और लेते हैं 6.7333, ये भी क्या संख्या है? परिमेय संख्या है। तो हमने जो चारों एग्जाम्पल लिए हैं वो चारों एग्जाम्पल कैसी संख्याओं के हैं दोस्तों? परिमेय संख्याओं के हैं। अब हमें ये ध्यान बात जो भी हमने पढ़ी थी कि परिमेय संख्याओं को किस रूप में लिख सकते हैं? p/q रूप में। लेकिन p/q रूप में लिखते समय एक बात ध्यान रखना है, q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए।
क्यू का मान कितना नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। और दोस्तों आगे हमको क्या देखना है कि भाई ये तो p बटे q रूप है, ये तो क्या है p बटे q रूप है, ये भी क्या है p बटे q रूप है। क्या इसको p बटे q रूप में ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। नीचे क्या लगा दो, एक 0 लगा दो। क्या इसको p बटे q रूप में ला सकते हैं? अब हम क्या करेंगे, इसके साथ नीचे बताओ कितनी 0 लगाएं, लगा सकते हैं क्या? तो जो ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें पॉइंट के बाद क्या हो, पुनरावृत्ति हो, उनको p बटे q रूप में कैसे बदलते हैं, इन संख्याओं को p बटे q रूप में कैसे बदलना है ये हम सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी के हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बनता है कि भाई इस संख्या का p बटे q रूप क्या होगा। तो परिमेय संख्याओं को या दशमलव वाली संख्याओं को p बटे q रूप में कैसे बदलते हैं। दोस्तों एक बार वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो, जवाब निकालेगा, ठीक है। जैसे हमने इधर लिख दिया कि भाई एक संख्या लिख दी है 2.333, ये रिपीटेशन है। अब हमें पता लगा ये किस संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसे पता लगा, पॉइंट के बाद क्या हो रही है, अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। अब इसको हमको किस रूप में लाना है, p बटे q रूप में लाना है। कि इसको p बटे q रूप में कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों जब भी ऐसी कोई संख्या दे रखी हो तो हमें पता है रिपीट क्या हो रहा है, 3, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 2.3 पर बार। बताओ लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? पॉइंट के बाद जिस अंक की पुनरावृत्ति हो उस पर क्या लगा दो, बार लगा दो। अगर ये होता 2.676767, तो बार किस पर लगता, 2.67 पर क्या लग जाता, बार लग जाता। अगर ये होता 9.3222, अब बार किस पर लगता, 9.3 और 2 पर क्या लगता, बार। 3 2 पूरे पर नहीं लगता, केवल किस पर लगता, 2 पर। जो अंक रिपीट हो रहा हो उस पर क्या लगा देना है, बार लगा देना है। अब दोस्तों इसको हमको बदलना है p बटे q रूप में। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना है। कितने नियम ध्यान रखने हैं, केवल 4 नियम, केवल 4 नियम ध्यान रखने हैं। 4 नियम से तुम इसे p बटे q रूप में बदल सकते हो। वो 4 नियम है कौन कौन से, देखो दिखाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। हो गए चारों नियम याद, नहीं हुए? चलो बताते हैं। देखो पहला नियम क्या है, संख्या से बार एवं दशमलव दोनों को हटा दो। संख्या से जो बार लग रहा है, बार एवं दशमलव, संख्या से बार एवं दशमलव दोनों को हटा दो। ठीक है, नियम नंबर पहला। कोई दिक्कत, संख्या से बार भी हटा देना है, दशमलव भी हटा देना है। दूसरा, उस संख्या को घटाना है, उस संख्या को घटाएं जिस पर बार नहीं है। उस संख्या को घटाएं जिस पर क्या नहीं है, बार नहीं है। दूसरे नियम को दिक्कत, पहले नियम को तो साथ साथ करते चलते हैं। संख्या से बार एवं दशमलव दोनों को हटा दो। 2.3 पर बार, तो संख्या क्या बचेगी अपनी, 23। संख्या क्या बचेगी, 23। उस संख्या को घटाओ जिस पर बार नहीं है। बार किस पर नहीं है, 2 पर, तो किसको घटा देना है, 2 को घटा देना है। नियम नंबर तीसरा, जितनी संख्याओं पर बार है, नियम नंबर तीसरा है, जितनी संख्याओं पर बार है उतने ही हर में 9 लगाएं। उतने ही हर में क्या लगाएं, 9। जितनी संख्याओं पर बार है उतनी ही हर में क्या लगाना है, 9। एक संख्या पर बार है, 1 9 लग जाएगा। 2 पर बार है, 2 9 लग जाएंगे। 3 पर बार है, 3 9 लग जाएंगे। तो कितना 9 लग जाएगा, 1 9 लग जाएगा। और चौथा नियम इंपॉर्टेंट, यदि दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पर बार नहीं है, जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उतनी ही क्या लगानी है, 0। अब तुम बताओ ना, पॉइंट के बाद कोई ऐसी संख्या दिख रही है जिस पर बार नहीं है, नहीं दिख रही, इसका मतलब कोई भी 0 नहीं लगेगी। अब इसके ऊपर हल करते हैं। 23 में से 2 गए तो 21, 21 बटे में कितने बचे, 9। कट रहा है, बिल्कुल। 3 7 21, 3 3 9, हमारा क्या आ गया, 7 बटे 3। किसका p बटे q रूप है, 2.3 का p बटे q रूप। कितना आ गया, 7 बटे 3। कंफर्म करना है, देख लो 7 में किसका भाग लगा के देखो, 3 का। 3 दूनी 6, क्या बचेगा, 1, नोट लगा के 0। 3 तिया 9, 1 0, 3 तिया 9, 1 0, तो क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा 2.3333 रिपीटेशन आ जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, बदल सकते हो बार वाली संख्याओं को p बटे q रूप में। कितने नियम ध्यान रखने हैं, 4 नियम। पहला, पॉइंट एवं बार दोनों को हटा दो। दूसरा, उस संख्या को घटाना है जिस पर क्या नहीं है, बार नहीं है।
तीसरा, जितनी संख्याओं पर बार है उतने ही क्या लगाने हैं, 9। और चौथा, पॉइंट के बाद यदि कोई ऐसी संख्या है जिस पर बार नहीं है उतनी क्या लगा देंगे, 0। इसके आगे 0 लगा देते, लेकिन यहाँ कोई ऐसी संख्या नहीं है। कोई दिक्कत बताइए? एक बार दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ध्यान रहे चारों नियम। ये क्या है, बार वाली संख्याओं को p बटे के रूप में बदलना। ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट जल्दी से, है ना, ताकि आपको ध्यान रहे। फिर चलते हैं आगे, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो दोस्तों, इसी में ही एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। अब चारों नियम ध्यान है हमारे, चलो बिल्कुल ध्यान रखना। अब हम p बटे के रूप में बदलेंगे, किस तरीके से बदलनी है संख्याओं को। जैसे हमने लिख दिया 3.15 पर बार, ठीक है। पहला नियम, पॉइंटों में बार दोनों को हटा दो, संख्या क्या बचेगी, 315। उस संख्या को घटाओ जिस पर बार नहीं है। अब यहाँ बार किस पर नहीं है, 31 पर बार नहीं है, तो क्या घटेगा यहाँ से, 31। ये मत घटा देना कभी 3 घटा दो, नहीं, जितनी संख्याओं पर बार नहीं है वो पूरी ही घटेगी, बटे पॉइंट जितनी संख्याओं पर बार है उतने ही क्या लगाओ, 9। एक संख्या पर बार है, कितना 9 आएगा, 1। और पॉइंट के बाद यदि कोई ऐसी संख्या है जिस पर बार नहीं है, किस पर नहीं है, 1 पर, तो उतनी ही क्या लगा देनी है, 0। अब 315 में से क्या घटाएंगे, 31। 5 में से 1 गया तो 4, 11 में से 3 गए तो 8, और यहाँ क्या बच गया, 2 बटे 90। अगर संख्या कट रही हो बिल्कुल काट दीजिए, हमको लास्ट तक। किससे काट दें, 2 से काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4। ये 2 से कितनी बार कट जाएगा, 45 बार। तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, 142 बटे 45, जो कि किसका p बटे q रूप है, इस वाली संख्या का p बटे q रूप होगा। बताओ दोस्तों, कोई दिक्कत? p बटे q रूप में बदल सकते हो। केवल कितने नियम ध्यान रखने हैं हमको, 4 नियम ध्यान रखने हैं। पॉइंट एवं बार दोनों को हटा दो, संख्या क्या बची, 315। उस संख्या को घटाओ जिस पर बार नहीं है, 31 पर बार नहीं है, जितनी संख्याओं पर बार है उतने लगाओ, 9। पॉइंट के बाद यदि कोई ऐसी संख्या है जिस पर बार नहीं, उतनी क्या लगा दो, 0। कर लोगे दोस्तों? ये कौन सी संख्याओं की बात हुई दोस्तों, परिमेय संख्याओं की बात। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या। कौन संख्याओं के बारे में बात करते हैं, अपरिमेय संख्याएं। तो दोस्तों, अपरिमेय संख्याएं किस, पहली पहचान तो क्या है, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, कि भाई इन संख्याओं को p बटे q रूप में नहीं लिख सकते। इन संख्याओं को p बटे q रूप में नहीं लिख सकते। दूसरी पहचान क्या होगी कि भाई इन पर क्या आएगा, अगर p बटे q रूप में नहीं लिखेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट आएगा। तुम तो एक बात ध्यान रखो, p बटे q रूप में नहीं लिख सकते। अब वो सवाल कैसे पूछता है इसमें से, कि वो पूछेगा a व b के मध्य, a व b के मध्य अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करो। a व b के मध्य अपरिमेय संख्या हमको कैसे बतानी है, ठीक है। तो दोस्तों, 2 फॉर्मूले ध्यान रखना ना, एक तो है अंडर रूट ए बी, और जो दूसरा है अंडर रूट ए बी, या कह सकते हैं क्यूब रूट ऑफ ए बी, या ए बी का घन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमको कह दिए वो 2 व 3 के मध्य, 2 व 3 के मध्य हमको क्या बतानी है, अपरिमेय संख्या है। तो लिखो अंडर रूट में 2 गुना 3, तो कितना जाएगा, अंडर रूट में 6। अब अंडर रूट 6 क्या है, 2 व 3 के मध्य एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्याओं में से एक तरह के क्वेश्चन बनते हैं, क्या पूछेगा वो, 2 संख्याओं के मध्य अपरिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं। तो क्या फॉर्मूला ध्यान रखना है, अंडर रूट ए बी, क्यूब रूट और ए बी। ऐसे मैंने परिमेय संख्याओं को बताया था लास्ट वीडियो में, वो क्या था, ध्यान करो, a के प्लस b बटे में k प्लस 1, वो ये था a के प्लस b बटे में k प्लस 1। ये क्या था, 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, क्या तक कोई दिक्कत? कौन सी पढ़ रहे हैं हम, वास्तविक संख्याएं 2 भाग बांटे। कौन कौन सी वास्तविक संख्या होंगे, पूर्णांक और दशमलव। दशमलव के फिर 2 भाग किए, कौन कौन से, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय की पूरी डिटेल हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पूर्णांक। कौन सी संख्याओं पर चलते हैं, पूर्णांक संख्याएं, कि भाई जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं ये कौन सी संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों अब हेडिंग डाल लीजिए पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं। अब दोस्तों बात करते हैं कि पूर्णांक संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है। पूर्णांक संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है, जिसे कहता है इंटीजर। तो इंटीजर संख्याओं के कितने क्लासिफिकेशन है। तो दोस्तों
पूर्णांक संख्याओं के हम क्लासिफिकेशन दो प्रकार से करेंगे। पहले प्रकार से पूर्णांकों को बांटा गया है 3 भागों में। पहले पूर्णांक को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पूर्णांक का हम क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से पढ़ेंगे? 2 प्रकार से। पूर्णांक का मतलब क्या है? जो संख्याएं पूरी पूरी हो। पहले में आ जाएंगे धनात्मक पूर्णांक। पहले कौन से आ जाएंगे? धनात्मक पूर्णांक। दूसरे में आ जाएंगे ऋणात्मक पूर्णांक। कौन से हैं? ऋणात्मक पूर्णांक, जिन्हें नेगेटिव। और यहां क्या आ जाएगी? जीरो। यहां क्या आ जाएगी भाई? जीरो। तो जीरो क्या है? न तो धनात्मक पूर्णांक में है, न ही किसमें है? ऋणात्मक पूर्णांक में है। ठीक है दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? ऐसी संख्याएं जो कहां से शुरू हो? 1 से शुरू हो, 2, 3, 4 और कहां तक चले? अनंत तक चले। ऋणात्मक पूर्णांक में क्या है? ऐसी संख्याएं जो कहां तक चले? -1, -2, -3 और कहां तक चले? ये भी माइनस अनंत तक चले। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन से हो गए? धनात्मक पूर्णांक। ये कौन से हो गए? ऋणात्मक पूर्णांक। जितने भी धनात्मक पूर्णांक है इनको हम कह सकते हैं ये हमारी कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। कि हमसे पूछे एक एक क्या संख्या? एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय माता। एक एक क्या संख्या? प्राकृत संख्या। दो एक क्या संख्या? प्राकृत संख्या है। लेकिन यदि धनात्मक पूर्णांक के साथ जीरो को भी ऐड कर लिया जाए, मतलब क्या लिखे हम? 0, 1, 2, 3, 4 कहां तक? अनंत तक। तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। अब एक बात ये ध्यान रखना, अगर कोई ये मत कहना कि भाई पूर्ण संख्याओं का समुच्चय तो ये सारे पूर्ण संख्या है। नहीं, हमसे कोई पूछे 3 एक क्या संख्या है, अब तुम क्या कहोगे? साहब 3 तो इसमें भी आ रहा, 3 इसमें भी आ रहा, तो 3 को क्या कहेंगे? तो ध्यान रखना, ये संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। समुच्चय का मतलब क्या है? ये पूर्ण संख्याओं का एक क्या है? समूह है। और ये किनका समूह है? प्राकृत संख्याओं का एक समूह है। तो ध्यान क्या रखना है, हमने क्या किया कि पूर्णांकों को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। पहला धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक, तीसरा क्या हुआ? जीरो। जो धनात्मक पूर्णांक है वो क्या है? हमारा प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। और अगर उसमें जीरो को भी ऐड कर ले तो वो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय या समूह। और ये कौन से हो गए? अपने ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर चलते हैं आगे। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। चलो हटाते हैं। ये तो होगी दोस्तों पहली क्लासिफिकेशन किसकी? पूर्णांक की। अब पूर्णांक की हम करते हैं एक और क्लासिफिकेशन। पूर्णांक संख्याओं का एक और क्लासिफिकेशन करते हैं। पूर्णांक संख्याओं का जो दूसरा क्लासिफिकेशन होगा उसके अनुसार हमने पूर्णांक संख्याओं को 2 भागों में बांट दिया। पहले सम संख्याएं और दूसरी कौन सी होगी? विषम संख्याएं। अच्छा दोस्तों, एक बात और, अभी हमने क्या पढ़ी? जो प्राकृत संख्याएं थी वो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या था? 1, 2, 3, 4, 5। प्राकृत संख्याओं का मतलब जो संख्या हमको किससे मिली है? प्रकृति से मिली। मिली या नहीं मिली? दूसरी बात, अगर वो कहे कि भाई पूर्ण संख्याओं का समुच्चय क्या है, तो हमने किसको ऐड कर लिया? 0, 1, 2, 3, 4। अब दोस्तों एक बात बताओ, ये संख्याएं तो हमको किससे मिली है? प्रकृति से। और जीरो प्रकृति से मिला है? खोज की है? खोज की है? किसने की थी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि भाई जीरो की खोज किसने की थी। चलो मान लिया जीरो खोज किसने की, चलो बताते हैं। जीरो खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। जीरो की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। अब मेरे को एक बात बताओ, ये आर्यभट्ट पहले हुआ था, ये जो या ये रावण पहले हुआ था? रावण जानते हो? राम और रावण कौन सा पहले हुआ था? आर्यभट्ट या रावण? आपका कमेंट क्या होगा? सब रावण पहले हुआ था, आर्यभट्ट तो बाद में हुआ। चलो एक चीज मान ली तुम्हारी बात, अगर रावण पहले हुआ था, जीरो आर्यभट्ट ने खोजी थी, तो रावण के कितने सिर थे? 10। तब जीरो कहां से आई? क्वेश्चन है, क्या अगर जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की है और रावण पहले हुआ, आर्यभट्ट बाद में हुआ है, तो रावण के 10 सिर थे, तब जीरो कहां से आई थी? कमेंट चेक कर, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, मैं सबके कमेंट चेक करूंगा कि कौन कौन सही आंसर देता है कि तब जीरो कहां से आई थी। ठीक है दोस्तों, चलो दूसरा हमने क्लासिफिकेशन क्या किया कि पूर्णांक संख्याओं को 2 भागों में बांट दिया। वो कौन कौन सी होगी? सम संख्याएं, और दूसरी कौन सी होगी? विषम संख्याएं। सम संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, 2, 4, 6, 8 और 10 आगे तक चलेंगी। विषम संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या होगी? विषम संख्या। ये तो हमने पढ़ रखी है सम और विषम संख्याओं के बारे में। अब एक यहाँ कंफ्यूजन है, जीरो। जीरो क्या है? जीरो एक समपूर्णांक है
या जीरो एक विषम पूर्णांक है या जीरो कुछ भी नहीं है। बहुत सारी बुक्स में नाम ले लूंगा, उसमें लिखा हुआ है जीरो कुछ भी नहीं है, ना तो सम है ना विषम। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, जीरो एक सम संख्या है। जीरो एक क्या संख्या है? सम संख्या है, या ये कह सकते हैं जीरो एक सम पूर्णांक है। सिद्ध करें कैसे है, चलो देखो। मैंने क्या कहा, सम संख्याएं वो होती है जिनमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए। अगर मैं जीरो में दो का भाग दूं तो कितनी बार जाएगा? जीरो बार जाएगा, शेष पर भी क्या बचेगा? जीरो। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम 7 में 2 का भाग दें तो 2 दिया 6, शेष पर क्या बचा? 1। अब तुम ये बताओ, अगर 2 का और 3 का गुणा करें, 2 का और 3 का गुणा करें, भाज्य का और भागफल का गुणा करें और शेष पर उसमें ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। क्या वो नियम है? लग रहा है नहीं लग रहा? 2 का 0 से गुणा करो, 0, 0 को इसमें ऐड करो, क्या आएगी? 0। इसका मतलब 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा है? 0 में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है नहीं जा रहा? बिल्कुल जा रहा है। तो 0 एक कैसी संख्या है? सम संख्या है, ठीक है, भाज्य भी है और सम भी है। अच्छा, एक तो होगा ये सिद्ध किया हमने भाई जीरो सम कैसे है, एक और प्रूफ लेते हैं भाई जीरो सम कैसे। चलो एक बात बताओ, जीरो का दूसरा प्रूफ लेते हैं सम कैसे है। एक बात बताना, अगर मैं दो सम संख्याओं को जोड़े हम तो कौन सी संख्या मिलती है? सम संख्या मिलती है, निश्चित है। अगर मैं 2 में 4 जोड़ूं तो कितना मिलेगा? 6 मिलेगा, पहला पॉइंट ध्यान रखना। दूसरा, अगर हम एक सम संख्या जोड़ें और दूसरी विषम संख्या जोड़ें तो क्या मिलेगा? अगर मैं 2 में 1 जोड़ूं तो कितना मिलेगा? 3, जो कि कैसी संख्या मिलेगी? विषम संख्या मिलेगी। और तीसरा पॉइंट, अगर हम दो विषम संख्याओं को जोड़ें तो क्या मिलेगा? दो विषम संख्याओं, एक में हम 5 जोड़े तो कितना मिलेगा? 6, जो कि कैसी संख्या है? सम संख्या है। अब जो मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं, सम प्लस सम संख्या आती है, सम प्लस विषम विषम संख्या आती है, विषम प्लस विषम कैसी संख्या? सम संख्या। क्या ये सभी संख्याओं के लिए लागू है? बताओ, जितनी भी संख्या है सबके लिए लागू होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब यहाँ कुछ देर के लिए जीरो को हम विषम मानते हैं, चलो जीरो को विषम माना। एक हमने यहाँ से सम संख्या ली 2, तो 2 में जब जीरो जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2। 2 क्या विषम है? क्या नहीं है। इसका मतलब ये फैक्ट क्या हो गया? गलत। कब? जब हमने जीरो को क्या माना? विषम। अब मानते हैं हम जीरो को सम संख्या। चलो हमने जीरो को सम संख्या माना, एक सम संख्या और लिखी, 2 + 0 2, सम संख्या आई या नहीं आई? बिल्कुल आई। जीरो को सम संख्या मानो, एक विषम संख्या लिखो 3, बताओ 3 विषम है या नहीं है? बिल्कुल है, इसमें तो रखना ही नहीं है। तो ध्यान क्या रखना है? जीरो एक कैसी संख्या है? सम पूर्णांक है। और प्रूफ ये रहा, एक प्रूफ तो ये है जीरो में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, दूसरा प्रूफ क्या है कि भाई जब ये सम संख्याओं को जोड़े तो सम संख्या आएगी। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ रहे थे हम? पूर्णांक। पूर्णांकों को 2 क्लासिफिकेशन किए, पहला कौन सा था? धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो। दूसरा कौन सा था? सम और विषम। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी वीडियो दोस्तों? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करो? लाइक करो, शेयर करो, चैनल को क्या करो? सब्सक्राइब। इससे आगे की क्लासिफिकेशन अभी और पढ़ने वाले हैं। 2 क्लास हो चुकी हैं अपनी, जिसमें हम केवल अभी संख्याओं का ज्ञान ले रहे हैं। संख्या पद्धति का मतलब ही क्या है? संख्याओं के बारे में पूरी जानकारी होना। हमें संख्याओं का क्लासिफिकेशन नहीं पता, संख्या पद्धति कैसे पढ़ेंगे? ठीक है दोस्तों, अभी हम कहां तक पहुंचे? सम और विषम तक पहुंचे। इसकी जो आगे की नेक्स्ट क्लास होगी पार्ट 3। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है, प्लीज लिंक किसमें है? डिस्क्रिप्शन में। पहला पार्ट देखिए, उसके बाद सेकंड भाग देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।